सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा सत सत नमन। और इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे सभी वक्ताओं को मेरा जय भीम, और साथ ही इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। साथियों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। चूँकि मैं कांसीराम सेना का राष्ट्रीय कमांडर एक युवा संगठन का नेतृत्व करता हूं, इसलिए विशेषकर बहुजन युवाओं को मैं चाहूँगा कि वो पिछले 100 साल के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक इतिहास का बारीकी से अध्ययन करें, मनन करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्यों जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइड एंड सस्टेन की बात कर रहे हैं, तो जब हम इतिहास जानेंगे अपने राजनैतिक आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन का, धार्मिक आंदोलन का, तो हमें पता चलेगा कि क्यों, वो क्या वजह हैं जिन वजहों से बार बार हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो ग्रोथ करता है और फिर डाउन आ जाता है। फिर हम उसको पुनर्जीवित करने की बात करते हैं। इसलिए अब जब हम एक बार फिर से उस प्रक्रिया को करने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से आज हमें वही काम को फिर से इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ रही है। साथियों, इस देश में राजनीतिक दृष्टि से 20वीं सदी का शुरुआती दशक, विशेषकर 1920 का दशक बेहद महत्वपूर्ण है। इस दशक में जहां एक तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, 1924 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत हितकारिणी सभा से अपने काम की शुरुआत की। हालांकि इससे पहले भी 1915 के आसपास से ही वो एक्टिव हो गए थे, लेकिन अपने कुछ निजी काम की वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 1924 से उन्होंने अपना पूरा ध्यान सामाजिक काम में लगा दिया। ये महाराष्ट्र की बात है। वहीं दूसरी तरफ मद्रास में, आज का तमिलनाडु, पेरियार साहब 1924 में कांग्रेस छोड़ के जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता बने, सक्रिय नेता बने, और उन्होंने इसी दशक में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूरे तमिलनाडु में चलाई। वहीं इधर उत्तर भारत में पंजाब को ले ले, पंजाब में माननीय बाबू मंगूराम मंगोवालिया 1924 में अमेरिका से आते हैं और यहाँ आदि धर्म मूवमेंट की स्थापना करके लोगों को सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक दृष्टि से जागरूक करने का काम शुरू करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में मूवमेंट की बागडोर स्वामी अछूतानंद संभालते हैं। 1920 का दशक उनके मूवमेंट का, उनका जो आदि हिंदू मूवमेंट है, उसको इस्टेब्लिश करने, उस मूवमेंट को लेके पूरे प्रदेश में जा के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वामी अछूतानंद का आंदोलन बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। ये
तो रही एक विचारधारा की बात, बहुजन विचारधारा की बात। इसी दशक में एक दूसरी विचारधारा, जिसे हम ब्राह्मणवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं, उसके पैरोकार एक संगठन बनाते हैं। जी हाँ, 1925 में महाराष्ट्र के अंदर ही RSS नामक ब्राह्मणवादी संगठन का निर्माण होता है और वहाँ से शुरू होती है दो विचारधाराओं की राजनैतिक उठापटक। एक तरफ बहुजन विचारधारा, जिसमें हमारे महापुरुष सदियों से हमारे खोए हुए अधिकार को, हमारे समाज को वापस दिलाने का संघर्ष करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद को फिर से स्थायित्व प्रदान करने, उसे नए ढंग में, नए रूप में पेश करने के लिए RSS का निर्माण होता है। इसके बाद की कहानी आपको लगभग सबको पता ही होगी। 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ का आंदोलन किया, 14 तालाब के पानी को लेके। 1930 से 31-32 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो घटनाएं घटी। इसके बाद 1935 का एक्ट बना, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसमें हमको कुछ, हमारे समाज को कुछ सुविधाएं रिलीज की गई और उसी एक्ट के तहत इस देश में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होते हैं 1937 में। ठीक उससे पहले 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजनों को, विशेषकर दलित समाज को राजनैतिक पावर का एहसास कराने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण करते हैं। उसी से बॉम्बे प्रांत में चुनाव लड़ा जाता है और 15 रिजर्व सीटों में से 13 रिजर्व सीट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जीतती है। उसके बाद 1942 में उस पार्टी को राष्ट्रीय विस्तार देने के उद्देश्य से बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया और उसके बाद 1947 में देश स्वतंत्र होता है और इस संविधान को निर्माण करने में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहब की भूमिका सराहनीय थी। उसी की वजह से हमें तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकार मिले, शैक्षणिक अधिकार मिले। इसके बाद बाबा साहब की सोच थी कि अब हमें समाज को राष्ट्रीय स्तर पे राजनैतिक रूप से जागरूक करना चाहिए। उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने RPI का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जगह उन्होंने RPI की सोच डेवलप की थी कि RPI नामक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन दुखद बात की ऐसा कर पाते, उससे पहले ही उनका परिनिर्माण हो गया। और बाद में जो घटना घटी, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी थे, साथी सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, RPI को 10 सालों में ही कांग्रेस के चरणों में ले जाके समर्पित कर दिया। जब अनुभवी कार्यकर्ताओं ने इस तरह करना शुरू किया और एक तरफ समाज में अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो महाराष्ट्र के कुछ युवाओं ने वहाँ पे दलित पैंथर नामक 1972 में दलित पैंथर नामक सामाजिक संगठन का निर्माण किया। और चूंकि वो 20 से 30 साल के युवा ही थे, कॉलेज के छात्र थे, इसलिए ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन की तरह महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में सामने आया। इस मूवमेंट के लोग जरूरी मुद्दों पे तो ठीक ही है, गैर जरूरी मुद्दों पे जिनमें हमारा दखल नहीं होना चाहिए, कई बार ऐसे मुद्दों पे भी दखल दिया और नतीजा ये हुआ कि
कॉलेज में पढ़ रहे युवाओं को बार बार जेल जाना पड़ा है, समाज से कट गए, समाज का सहयोग बंद हो गया और नतीजा ये हुआ कि वो नकारात्मक सोच के शिकार हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए और तमाम तरह के व्यसनों में फंस के अपने आप को बर्बाद कर लिया और 4 साल के अंदर दलित पैंथर का भी पतन हो गया। इसके बाद 1978 में रामदास अठावले जैसे लोगों ने उसको फिर से रिवाइव किया, फिर से पुनर्जीवित किया दलित पैंथर आंदोलन को, और जिस सोच के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, देखते ही देखते वो सोच भी बदल गई और आज नतीजा देख रहे हैं कि रामदास अठावले जैसे लोग जिसकी सरकार है उसी के लिए मूवमेंट करते हैं, उसी के लिए इनका आंदोलन होता है। ये तो रही महाराष्ट्र की कहानी साथियों। उधर मद्रास में जब पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चल रहा था, पूरे तमिलनाडु में उन्होंने एक माहौल बनाया ब्राह्मणवाद के खिलाफ और 1944 में उन्होंने द्रविड़ कजगम पार्टी का निर्माण किया। लेकिन 4-5 सालों में ही कुछ आपसी मतभेद के कारण इस पार्टी का विघटन हो गया और 1949 में डीएमके नाम की एक नई पार्टी ने जन्म लिया। बाद में 1972 में डीएमके का भी विघटन हुआ और एआईएडीएमके का निर्माण हुआ, जिसमें आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में 1% ब्राह्मण, ओनली 1% ब्राह्मण, और पेरियार की विचारधारा को फॉलो करने वाले डीएमके एआईडीएमके, बाद में उसी एआईडीएमके से आजीवन एक ब्राह्मणी ने मुख्यमंत्री पद संभाला और हमारे लोगों को शासित किया। अब हम आते हैं इधर उत्तर प्रदेश में। जब यहाँ मूवमेंट चौपट हो चुका था, तब मान्यवर कांसीराम साहब की एंट्री हुई। उन्होंने 70 के दशक में काम शुरू किया। अनौपचारिक तौर से उन्होंने कर्मचारियों को संगठित करना शुरू किया और 1978 के अंदर उन्होंने कर्मचारियों को औपचारिक रूप से संगठित करने के लिए बामसेफ नामक संगठन की स्थापना की। ये जो बामसेफ है, ये पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के आधार पर खड़ा किया गया। लेकिन 1981 तक आते आते जिस बामसेफ को कांसीराम ने खड़ा किया था, उसी बामसेफ ने कांसीराम को ही साइड कर दिया। बाद में कांसीराम ने 1981 में DS4 नामक सामाजिक संगठन का निर्माण किया। उसी को विस्तार देके 84 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 84 के बाद 2000 तक मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश के दलित पिछड़ों को, इस देश के बहुजन समाज को इतिहास में पहली बार राजनैतिक तौर पे कॉन्फिडेंट करने का काम किया। लोगों को लगने लगा था कि हम भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं, हम भी इस देश की राजनीति चला सकते हैं, हम भी इस देश के शासक जमात बन सकते हैं। लेकिन 2003 में उनके बीमार पड़ने और 2006 में उनकी डेथ के बाद एक बार फिर से वही कहानी दोहरानी शुरू हुई। मान्यवर कांसीराम के तथाकथित सहयोगी, एकमात्र उत्तराधिकारी, मिशनरी, जो भी कह लीजिए, इन लोगों ने, वैसे तो
एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत बढ़ी कैसे। कहीं ना कहीं इस पार्टी के जो जवाबदार लोग थे उनकी भी नालायकी थी। इसी वजह से एक व्यक्ति पार्टी के अंदर निरंकुश हो गया और उसने जो पिछले 10-15 सालों में समाज के साथ जो तांडव किया है वो आपके सामने है। आज बहुजन समाज बिखरा हुआ है पूरे देश में। जो पहल मान्यवर कांशीराम साहब ने की थी, जो कॉन्फिडेंस मान्यवर कांशीराम साहब ने समाज में पैदा किया था, आज न वो कॉन्फिडेंस बचा है न समाज में वो संगठन बचा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन मर चुका है और इस मर चुके आंदोलन को ही पुनर्जीवित करना है। और पुनर्जीवित तो हो जाएगा, इतिहास गवाह है कि कई बार पुनर्जीवन हुआ है, आंदोलन कोलैप्स हुए हैं फिर ऊपर आए हैं। हमारे ख्याल से जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इसको पुनर्जीवित करने के बाद इसको इसको स्थायित्व तो कैसे प्रदान किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। साथियों, इसी कड़ी में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो मान्यवर कांशीराम साहब के टाइम के लोग थे, उन्होंने इतना मेहनत किया, इतनी त्याग तपस्या बलिदान के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ी किया। और जब वो पार्टी आरपीआई के ढर्रे पे ही चल दी, आज विघटन की कगार पे है, तो आज फिर से कुछ युवाओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से कुछ नए आंदोलन, कुछ आर्मी वगैरह शुरू कर दी है, जिसका बहुत कुछ काम दलित पैंथर से मिलता जुलता है। 1972 में स्टेब्लिश महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की गई दलित पैंथर मूवमेंट से आज की जो भीम आर्मी है उसका काम हूबहू मिलता जुलता। हालांकि वो बात करते हैं, कहते हैं हम कांशीराम के मूवमेंट को चला रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, लड़के ईमानदार हैं, लेकिन अनुभव की कमी है। इस वजह से वो शायद जाने अनजाने वही गलती दोहरा रहे हैं जो गलती दलित पैंथर ने की थी। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते में जिन्होंने पहले चला हुआ है उनके अंजाम से हम अपने अंजाम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि हमें इस देश की शासक जमात बनने के लिए अब मानसिक तौर पे परिपक्व होना पड़ेगा, मानसिक तौर पे समझदार बनना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे संगठित होना पड़ेगा, राजनैतिक तौर पे जागरूक होना पड़ेगा, राजनैतिक तौर पे एक होना पड़ेगा। और जो धार्मिक चीज़ों में हम बटे हुए हैं, आज मैं देख रहा हूँ विशेषकर दलितों में, तो महाराष्ट्र की तरफ के जो दलित हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के, वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के आसपास के जो दलित हैं वो आजकल रविदास के धर्म को, कुछ कबीर के धर्म को, पंजाब के अंदर सिख के धर्म को फॉलो करते हैं। तो हम धर्मों में भी बटे हुए हैं। इसलिए मेरी अपील है कि आप जब धर्म की बात हो तो आप धर्म का गहन अध्ययन करें, और जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कबीर, रविदास, बुद्ध, नानक, गुरु घासीदास,
इन सब धार्मिक महापुरुषों का आंदोलन कोई अलग नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं कि बुद्ध हमारे गुरु हैं, पहले गुरु हैं। उन्हीं की धारा को, उन्हीं की मानवतावादी सोच को इस देश में सिद्धों, नाथों और संत परंपरा में कबीर, रविदास, गुरु नानक आदि लोगों ने उसी मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का अपने अपने समय में प्रयास किया है। इसलिए जब हम डीपली अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इन महापुरुषों का जो धार्मिक आंदोलन है, जो मानवतावादी बातें हैं, वो कोई अलग नहीं है। बस इनके टाइम पीरियड में अंतर है कि ये अलग अलग टाइम में पैदा हुए। कहीं इन्होंने मूल बात एक ही है, मानवता का हित, बहुजन का हित, बहुजन का सुख। इसलिए हमें धार्मिक तौर पे ठीक है, हम बुद्ध को माने, रविदास को माने, कबीर को माने, लेकिन धार्मिक तौर पे हम एक पंथ, एक जगह रह सकते हैं। और इसका उदाहरण आप देख लो, हिंदू धर्म है, जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ये 3 पंथों का सम्मिश्रण है। शैव पंथ, वैष्णव पंथ और एक शाक्त पंथ, ये 3 पंथ हैं। इन 3 पंथों का सम्मिश्रण हिंदू धर्म है। जब ब्राह्मणवाद 3 अलग अलग पंथों में बट के भी, अलग अलग परंपराओं को मान के भी एक खोल में बन सकता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो हम बहुजनों को भी ये सोचना चाहिए कि हम सामाजिक, धार्मिक तौर पे एक साथ रहें, और राजनैतिक तौर पे हमें बेहद जागरूक होकर राजनीति करने की जरूरत है। साथियों, यही कुछ बातें हैं। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे विशेष वक्ता हैं जिन्हें अपनी बातें रखनी है, अपने बहुमूल्य वचन रखने हैं। इसलिए अब मैं अपनी बातों को ज़्यादा विस्तार न देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और इस आशा और उम्मीद के साथ कि जो बहुजन युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को समझेगी और इन चीज़ों को साकार करने की दिशा में एक सफल प्रयास करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय पेरियार। धन्यवाद।